नमस्कार, कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और एक बार फिर कोविड संबंधित एक और एक्सपर्ट के साथ हम इस इंटरव्यू में आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर आशीष झा जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज दी ललन टॉप के शो पर। डॉक्टर झा डीन है ब्राउन यूनिवर्सिटी, एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसके स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। इससे पहले डॉक्टर झा हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ ही साथ हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर झा, अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर झा, शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपकी पृष्ठभूमि, आप आते कहां से हैं। बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि आप आज जिस ओहदे पर पहुंचे हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन आपकी शुरुआत भी बिहार का मधुबनी जिला जो है वहां से हुई थी। तो इससे पहले मैं इंटरव्यू की शुरुआत करूं, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप आज जहां पहुंचे हैं वहां पहुंचे कैसे। हाँ, तो मेरा जन्म हुआ था बिहार में और मधुबनी में, और हम पटना में थे जब 9 साल के थे। तो पटना छोड़ के आए कनाडा, एंड कनाडा में हम 9 साल से 14 साल तक थे वहाँ कनाडा में, टोरंटो में। और उसके बाद हम अमेरिका आए 14 साल के एज में, और यहीं पर हाई स्कूल पढ़े। उसके बाद कॉलेज गए कोलंबिया में। उसके बाद हम मेडिकल स्कूल पढ़ने के लिए गए हार्वर्ड में, और उसके बाद उस अमेरिका ही में रहे हैं। लेकिन इंडिया जाते रहते हैं साल में एक बार दो बार। अभी भी परिवार है बिहार में, तो भाई सब है, चाचा चाची, पीसा पीसी लोग सबको अभी भी बिहार में, तो जी जी। उन लोग से भेंट करने के लिए जाते हैं। मधुबनी में है, दूसरे जिला में भी है, अच्छा। पुरसोलिया हम लोग का जिला है, वहीं पर हम लोग गांव है, वहीं पर हम लोग फैमिली है बहुत, वहीं जाते रहते हैं। लेकिन अभी 2 साल से तो नहीं जा पाए हैं बिल्कुल। क्योंकि कोविड के चलते हम लोग सबको यहीं पर अमेरिका में। डॉक्टर झा को आपने बहुत सारे चैनल्स पर देखा होगा, और जैसा कि अमूमन वो कोविड के बारे ही बात करते हैं, हम भी उनसे आज कोविड के बारे में ही बात करेंगे। डॉक्टर झा, मेरा पहला सवाल, स्थिति अब सेकेंड वेव को लेकर नियंत्रण में आती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटे में जब लास्ट डेटा जो आया है, भारत में नए 1 लाख के तकरीबन केस रजिस्टर हुए हैं, 100,000। हम्म। और कुल संख्या अब केसेस की 2.9 करोड़, तकरीबन 3 करोड़, और मृतकों की संख्या जो है वो तकरीबन 3.5 लाख बताई जा रही है। आपका इन सरकारी आंकड़ों पर कितना विश्वास है और आपके अनुसार ये असल आंकड़ा किस रेंज में हो सकता है? हाँ, तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसके बारे में। देखिए, कोई बात नहीं। क्लियरली गेटिंग बेटर। 3-4 हफ्ता पहले 4 लाख था केस पर डे, नाउ डाउन टू 1 लाख अ डे, सो मच बेटर। और अगेन हम 4 हफ्ता पहले 4,000 आदमी, 5,000 आदमी मर रहा था ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स से, अब वो भी कम हो रहा है। तो इंडिया डेफिनेटली बेटर सिचुएशन में है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो रहा है। और हमारा गैस है कि उस समय 1 महीना पहले जब 4 लाख केस ऑफिशियल था, तो एक्चुअली प्रॉबली 15 से 20 लाख केस हो रहा था एवरी डे। और जो 4 से 5 हजार डेथ जो रिकॉर्डिंग हो रहा था, असली डेथ नंबर्स था 15-20 हजार, हो सकता है 25 हजार एवरी डे। वो सब अब इम्प्रूवमेंट हुआ है सब हम्म। जगह, पूरा इंडिया में। और मेरा गैस है कि अब जो 1 लाख केस अभी जो रजिस्टर्ड हो रहा है, तो असली में प्रॉबली 3-4 लाख होगा, लेकिन जो 15-20 लाख केस हो रहा था उससे मच बेटर हो गया। डॉक्टर झा, आप जो बातें बोल रहे हो उसको अगर मैं समराइज करूं, हम्म। आप कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जब 4 लाख जब पीक थी, तो अंडर रिपोर्टिंग तकरीबन 4 से 5 गुना, कि जब 4 लाख केस थे आपके अनुसार, असल में 15 से 20 लाख केस थे, तो असल में उससे 4 से 5 गुना का रेशियो या अनुपात था। हम्म। मृतकों की संख्या में भी आप तकरीबन ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि जब 4 से 5 हजार मृत्यु का डेटा आ रहा था, असल डेटा 15 से 20 हजार हो सकता था, फिर वही 3 से 6 गुना आप बोल रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि जब 1 लाख ही आंकड़ा हो गया है, तो ये अंडर रिपोर्टिंग का जो अनुपात है वो भी कम हो गया है। हाँ। अगला सवाल फिर मेरा ये है कि आपको लगता है कि अंडर रिपोर्टिंग पहली वेव और दूसरी वेव में अलग अलग स्तरों पे हुई है?
या ये अनुपात कांस्टेंट रहा है पहले और सेकंड वेव में? नहीं, मेरा है कि सेकेंड वेव में अंडर रिपोर्टिंग मच मोर हुआ है, बहुत और अच्छा। ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हुआ है सेकेंड वेव में। मेनली क्योंकि हमको कैसे हमको मालूम, तो हम देखते हैं टेस्टिंग जो होता है, जो इलाज जो होता है इसका कोविड का, उसमें हम लोग उसको देखते हैं टेस्ट पॉजिटिविटी, कि कितना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल। जब 20% से ऊपर हो गया था एक महीना पहले वेव के पीक में, मतलब कि अंडर रिपोर्टिंग बहुत हो रहा था इंडिया में। अब वो परसेंट पॉजिटिव 4-5% हो गया है, मतलब कि अंडर रिपोर्टिंग भी अब कम हो गया है। और पहली वेव में लास्ट स्प्रिंग समर में जो पहला वेव हुआ था, उस समय कभी 20% पॉजिटिव नहीं आया था। मेरा कैसा है कि अंडर रिपोर्टिंग उस समय भी था, लेकिन इतना अंडर रिपोर्टिंग नहीं था। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट एक अच्छा बिंदु है ये समझने के लिए कि अंडर रिपोर्टिंग कितनी हो रही है। हाँ, जितना टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऊपर जाएगा, मैं दर्शकों को बता चुका हूं, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट वो संख्या होती है जो बताती है कि प्रति सैंपल 100 सैंपल कितने सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं कोविड के। हाँ, तो एग्जैक्ट। आपने कहा कि पॉजिटिविटी रेट दूसरी वेव में ज्यादा था और उससे पता चलता है कहीं ना कहीं कि अंडर रिपोर्टिंग भी ज्यादा है। और इसमें मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप जिस राज्य से आते हैं, बिहार, वहां पर सरकारी आंकड़े हैं 7 लाख के तकरीबन केस आज तक और तकरीबन 5,400 मृतकों की संख्या। तो जो अंडर रिपोर्टिंग दूसरी वेव में बढ़ी है, क्या उसका एक कारण यह भी है कि इस वेव में जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज, वहां पर यह वेव पहुंची है जहां पर रिकॉर्ड कीपिंग टेस्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, खासकर कि ऐसे राज्य उत्तर भारत में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या यह भी एक कारण है? और साथ ही साथ अपना जवाब बिहार के संदर्भ में भी दें। हाँ, नहीं, एकदम ये भी कारण है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हम अपने जो फैमिली से, परिवार से हम बात करते हैं बिहार में, उन लोग से हम पूछते हैं कि जब देखते हैं कि वहां पर बहुत लोग का तबीयत खराब हो गया, तो हम बोलते हैं कि जाके आप इलाज कराए, तो वो लोग बोलता है कि नहीं, इलाज का अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर टेस्टिंग नहीं है। तो हमको मालूम है, उसी बातचीत से पता चल जाता है कि बिहार में, यूपी में, बहुत झारखंड में, ऐसे जगह सब पर टेस्टिंग बहुत कम है। उसके चलते बहुत अंडर रिपोर्टिंग हुआ है नॉर्थ में, और उसके भी चलते बहुत केसेस मिस हुए। मिस कर गया है लोग। तो आप जैसे लोग इसको स्मेल टेस्ट बोलेंगे हाँ, कि आप आंकड़े देखते हैं, फिर आप जमीन पर जो हकीकत है उससे उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, सूंघते हैं उस चीज को। हाँ, कभी कभी वो मैच करता है, कभी वो मैच नहीं करता है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं डॉक्टर झा कि पिछले कुछ हफ्तों में यूपी में टेस्टिंग में बहुत बड़ा इंक्रीज देखा गया है, लेकिन उसमें प्रश्न चिन्ह जो उठ रहे हैं वो ये हैं कि इसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट कितने हैं, आरटीपीसीआर कितने हैं, ये टेस्ट हो कहां रहे हैं? क्या ये सिर्फ शहरी इलाकों में हो रहे हैं जहां ऑलरेडी केसेस कम आ रहे हैं, या ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच रहे हैं? तो जो टॉप लाइन नंबर है वो तो ऊपर गया है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ खास हम कह नहीं सकते। तो बिहार के बारे में क्या आकलन है आपका? मेरा है कि बिहार भी अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, केसेस कम हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में, गांव सब में क्या एग्जैक्टली हो रहा है, कितना इन्फेक्शंस है, वो बहुत मुश्किल है अभी, डिफिकल्ट है एसरटेन करना, मतलब कि जी। डिफिकल्ट है पता लगाना कि जी। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि उस सब एरिया में टेस्टिंग बहुत कम है। तो हाँ, जी। स्टेट में बढ़ता भी जो है, तो पटना में बढ़ा या बड़ा शहर में बढ़ा, तो वो क्या हो रहा है गांव जिला में, उसे उसे नहीं ना पता चलेगा। तो अभी भी हम बिल्कुल। थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन मेरा ओवरऑल गैस है कि बिहार डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है। एक महीना से पहले से अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है बिहार में। तो डॉक्टर झा, इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, आपसे उत्तर ले लूं इस बात का, कि जो हाँ, इम्प्रूवमेंट आ रही है, हाँ, मेरे अनुसार इसमें हमको आपको शाबाशी देने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने शायद अच्छा नहीं प्रदर्शन किया इसको नियंत्रण में लाने के लिए। ये वायरस की प्रवृत्ति है कि ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। हाँ। तो आप इस बात से सहमत है, मेरी इस बात से, कि ये होना ही था, सिचुएशन बेहतर होनी ही थी? इसमें जो सरकार ने अपनी तरफ से इंटरवेंशन किए वो शायद कम हुआ और बहुत देरी से हुआ। नहीं, इंटरवेंशन तो देरी से हुआ ही, नो डाउट। जो होना चाहिए था फरवरी में, मार्च में जो इंटरवेंशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसी के चलते केसेस इतना बढ़ा। लेकिन क्या होता है कि जब केसेस बहुत बढ़ता है, तो अपने लोग मिलना जुलना कम कर देते हैं। उस लॉकडाउन भी होता है बहुत जी। जगह, जैसे दिल्ली, मुंबई, बहुत जगह लॉकडाउन हुआ, उसके चलते भी केसेस कम हो गया है। तो बहुत बहुत रीजंस है, देयर आर मेनी रीजंस why cases have come down.
लेकिन नो डाउट अबाउट इट, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था वो थोड़ा सा डिलेड रहा पूरा इंडिया में। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि अगर हम राज्यों को देखें, भारत में अलग अलग तरह के राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। प्रति 100 व्यक्ति अभी तक यूपी में और बिहार में 1 से भी कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। राजस्थान में तकरीबन 1.5 और मध्य प्रदेश में 1। दूसरी ओर महाराष्ट्र में 5, केरल में 8, कर्नाटक में 4.5, तमिलनाडु में 3। मतलब प्रति 100 व्यक्ति जनसंख्या के कितने केस रजिस्टर हुए हैं। तो एक तरफ हो गए ऐसे राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां बहुत कम हुए हैं, और एक तरफ हो गया महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जहां ये रेशियो उनसे तकरीबन 5 से 6 या 7-8 गुना भी ज्यादा है। आपके अनुसार ये डेटा क्या बता रहा है? क्या सही में जो दक्षिण के राज्य हैं, साउथ के और महाराष्ट्र, यहां वायरस ज्यादा फैला बनिस्पत नॉर्थ के स्टेट्स के, या ये केवल रिपोर्टिंग का खेल है? मेरा है कि मेरे माइंड में दो चीज हो रहा है यहाँ पर। एक कि केसेस शुरू हुआ है साउथ में लास्ट समर भी, फिर इस बार भी जो क्योंकि देखिए साउथ में ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल आता है, लोग बाहर से आता है, मुंबई या चेन्नई, तो उसी के चलते ज्यादा केसेस शुरू बहुत बार होता है साउथ में। और लेकिन असली बात है कि नॉर्थ में जो फैला उसका रिपोर्टिंग नहीं उतना ज्यादा हुआ, क्योंकि उतना टेस्टिंग नहीं होता है नॉर्थ में, उतना हेल्थ सिस्टम जो है नॉर्थ का उतना एडवांस नहीं है, तो इसीलिए साउथ में ज्यादा इजीली इसको पिकअप किया जाता है, ज्यादा डिटेक्शन होता है। तो ये नहीं है कि नॉर्थ जो है उसको ज्यादा अच्छा से हैंडल किया है, नॉर्थ मैनेज किया ज्यादा अच्छा। मेरा बेस्ट गेस है कि मोस्टली रिपोर्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा कि पहले फैलना शुरू किया है साउथ में ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इंटरनेशनल है, ज्यादा लोग वहां आता है बाहर से, ज्यादा अर्बनाइजेशन भी है, मतलब। ठीक है। तो डॉक्टर झा, अगला सवाल है, जो एक तीसरी वेव की बात हो रही है, आपके अनुसार ये तीसरी वेव अगर आएगी तो इसके कारण क्या होंगे, कब आ सकती है? और साथ ही साथ जो हमारे टीकाकरण की दर है, हमने अभी तकरीबन 23 करोड़ लोगों को टीके लगा दिए हैं। 23 करोड़ लोगों को नहीं, 23 करोड़ टीके लगा दिए हैं। डोसेस लगा। और हमारा जो औसत है वो अभी पिछले कुछ दिनों में बढ़कर कुछ अच्छा हुआ है, 25 से 30 लाख के बीच। अभी भी हालांकि बहुत ऊपर जाने की इसको जरूरत है। लेकिन आपका क्या आकलन है? क्या हम तीसरी वेव के लिए तैयार रहेंगे? टीकाकरण का अच्छा स्तर पहुंच जाएगा तब तक? नहीं, देखिए तीसरा वेव, थर्ड वेव के लिए हम लोग सबको ही कंसर्न है, वरीड है कि वो भी वो आएगा, कब आएगा नहीं कोई जानता है ठीक से। अभी सेकंड वेव जो आया इस समय में, कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इस समय में आएगा, सबको हम लोग जानते थे कि फिर सेकंड वेव आएगा। उसी तरह से हम बोलेंगे कि हम लोग को सबको एक कंसर्न है कि तीसरा वेव भी आएगा। कब हो सकता है, अगस्त सितंबर में हो सकता है, उसके बाद एग्जैक्टली कब आएगा नहीं मालूम। लेकिन बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीन लोग को, जितना लोग को वैक्सीन दिया जाएगा वैसे बेस्ट होगा। अब कितना लोग को वैक्सीन जरूरत है? अगर हम लोग 40-50% आदमी को वैक्सीन अगर हम लोग मिल जाए तो थर्ड वेव को हम लोग प्रिवेंट कर सकते। दोनों शॉट। और तो इसके लिए भी हमें 125 करोड़ तक हमें वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। अगर आप 50% कह रहे हैं तो तकरीबन 60 करोड़, 60 करोड़ इंटू 2 इज 125 करोड़ हमें, तब भी हमारा टारगेट है। हाँ ना, देखिए एक डोज भी खुद हेल्पफुल है। ये नहीं है कि एक डोज इनफ नहीं है, मतलब कि अगर एक डोज भी 50% को मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर रियली हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं तो दोनों डोज 50% को होना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक डोज भी अगर हो जाए तो उसका थर्ड वेव अगर आएगा भी तो उतना ज्यादा सीरियस डिजीज कम होगा उसमें, उसका जो सीरियसनेस है वो कम होगा। हाँ, ठीक। तो उसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना लोग को हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं जल्दी से जल्दी वो किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली 60 करोड़ आदमी को वैक्सीन देना बहुत बड़ा काम है। नहीं, अब जैसे अगर आप कह रहे हैं कि टारगेट अगर, और ये 100, हम ये नहीं कह रहे कि यहां रुक जाना है हमको, लेकिन अगर एक कंफर्ट अगर हम देखें तीसरे वेव को फेस करने में, तो आपका मानना है कि अगर 60 करोड़ लोगों को एक वैक्सीन भी लग जाता है
तो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। तो ये असल में काफी सकारात्मक बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी 23-25 करोड़ पे हैं, तो अगले कुछ महीनों में 60 करोड़ शायद हम जल्दी पहुंच ही जाएंगे। और ललन टॉप चैनल पर हम बार बार ये कहते हैं, इससे बचने का अब एक ही तरीका है, टीका लगवाएं। तो एक बार फिर डॉक्टर झा भी यही कह रहे हैं कि यदि टीका आपके पास आसपास उपलब्ध है तो जल्द से जल्द लगवाएं, बिल्कुल देरी ना करें। आखिरी दो सवाल डॉक्टर झा आपसे। पहली बात की अब बात हो रही है कि वैक्सीन को मिक्स एंड मैच की, पहला मैंने कोविशील्ड लिया, क्या दूसरा कोवैक्सीन ले सकते हैं, या पहला कोवैक्सीन लिया दूसरा कोविशील्ड। अब भारत में और नए वैक्सीन आ रहे हैं, स्पुतनिक आ रहा है, शायद फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन भी आ जाएंगे। तो क्या ये मिक्स एंड मैचिंग हो सकती है? क्या हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? हाँ, देखिए, अभी इसका अभी स्टडीज चल रहा है, अभी उसका इवैल्यूएशंस चल रहा है। और लेकिन जो अभी तक जो हम लोग उसका स्टडी जो आया है उसमें दिखना आया है कि क्या है कि मिक्सिंग एंड मैचिंग ठीक है, किया जा सकता है, और हो सकता है कि उसका बेनिफिट भी हो। अगर 2 डोज 2 डिफरेंट टाइप का हो तो हो सकता है कि आपको ज्यादा इम्यूनिटी हो, ज्यादा प्रोटेक्शन हो। वो अभी तक डिफिनिटिव नहीं है, मतलब कि हम लोग 100% ये नहीं जानते हैं। लेकिन जो अभी तक स्टडी हुआ है, अभी तक जो उसका हुआ, अभी तक वही लग रहा है कि मिक्सिंग एंड मैचिंग ठीक है, हो सकता है बेनिफिशियल भी हो। तो गैप सेम रहेगा उसमें? हाँ, गैप रहेगा, और एग्जैक्टली कितना दिन गैप रहना चाहिए वो भी अभी हम लोग उसका भी अभी स्टडीज चल रहा है। और हमारा रिकमेंडेशन है जो अभी तक हुआ है इंग्लैंड में, दूसरे जगह में, कि 3 महीना का गैप किया जा सकता है। एंड हो सकता है कि वही ऑप्टिमल हो कि 3 महीना का गैप किया जाए, और सेकंड डोज 3 महीना के बाद। जो कि भारत में 12 से 16 हफ्ते बोल रहे हैं, तो वो 3 महीने ही बनता है। और डॉक्टर साहब, इसमें ये फर्क नहीं होगा कि जैसे कोविशील्ड एक वेक्टर वैक्सीन है और फाइजर मॉडर्ना एक mRNA वैक्सीन है, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। फाइजर मॉडर्ना की बेहतर टेक्नोलॉजी है कोविशील्ड कोवैक्सीन से। इनकी मिक्सिंग मैचिंग में टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर दो अलग अलग वैक्सीन लगे तो? प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ना। अच्छा। तो 3 तो स्टडीज हुआ है, एक तो स्पेन में और जगह में, और अभी तक कोई प्रॉब्लम्स उससे नहीं निकला है। लेकिन अभी अभी हम लोग उसको और स्टडीज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजी, उसका प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। डॉक्टर झा, आखिरी सवाल कि दूसरी वेव में वी लर्नड इट द हार्ड वे, जिसे कहते हैं कि हम बहुत कुछ दुनिया से सीख सकते थे लेकिन हमने समय पर नहीं सीखा, और हम पर मुसीबत आई तब हमने समझा कि ये मुसीबत क्या है। अब आगे जाते हुए भारत अंतरराष्ट्रीय जो एक्सपीरियंस हुआ है बाकी देशों में, उससे क्या क्या सीख सकता है ताकि हम अगली जो वेव आएगी या उससे अगली जो वेव आएगी उससे बेहतर डील कर पाए? नहीं, देखिए, हम जब जनवरी फरवरी में अपने फैमिली, अपने परिवार से हम बात करते थे तो लोग बोलता था कि भाई हम लोग कोविड को हम लोग हरा दिए, कोविड अब नहीं रह गया इंडिया में। और हम बोलते थे कि भाई पॉसिबल नहीं है, दुनिया भर अब सबको उसको कन्फ्रंट कर रहा है। कैसे होगा कि इंडिया ही ऐसा जगह है जहां पर कोविड हरा दिया गया और सब जगह और नहीं। तो हम बोले कि अब हम लोग देखे हैं कि सेकेंड वेव में बहुत सफरिंग हुआ है, बहुत लोग का इन्फेक्शन हुआ, बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली का तबीयत खराब हुआ, बहुत लोग मर भी गया। अब हम लोग दूसरे देश को देख सकते हैं और हम लोग लेसन सीख सकते हैं। मेन लेसन है कि इसको, कोविड को हराने के लिए एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन। वैक्सीन लिया जाए। अगर हम लोग जब पूरा इंडिया को हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे तो ई वायरस हम लोग को जिस तरह से अभी अफेक्ट कर रहा है वो चला जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। जो हम लोग का लाइफ था 2019 में पैंडेमिक के पहले, वो रिटर्न कर जाएगा। तो मेन स्ट्रैटेजी अब रह गया है इंडिया के लिए, दुनिया के लिए, कि सबको को वैक्सीनेट किया जाए। यही बड़ा लेसन जी। तो टीका है जरूरी। और अगर कोई दर्शक देखना चाहे तो जाके यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण देखें, जहां पर बहुत ही खतरनाक पहली वेव के बाद बहुत जाने जब गई, उसके बाद जल्दी से वैक्सीनेशन करके अब आज ऐसी स्थिति है जहां क्रिकेट मैच भी हो रहे हैं और स्थिति बहुत बेहतर दिख रही है। तो डॉक्टर झा, हालांकि आपने कहा था आप अंग्रेजी में बात करेंगे, आपने ये पूरा इंटरव्यू बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी में किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं हम आपको फिर से इस शो पर बुलाएंगे एकदम। और अगली बार जब बुलाएंगे तो और अच्छी खबर होगी, उस पर चर्चा करेंगे, चीजें और बेहतर हों। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। कोई कमेंट्स हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम में से किसी को भी ट्वीट कर सकते हैं, हम जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।